मैं अरुण शेखर सिने चौपाल की इस बैठक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे चौपाल हमारी महीने के आखिरी शनिवार को होती है, लेकिन इस बार परिस्थितिवश हमें इसे शुक्रवार को करना पड़ रहा है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत ही सारगर्भित लाइन है ये, दोहराइए और महसूस कीजिए। तो किस्सा मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने कविता लिखना शुरू ही किया था, ये उस दौर की बात है। मैंने कविता लिखी थी, सूरज सिर पर है गायब है परछाई भी। सूरज सिर पर है गायब है परछाई भी, किस बिना पर कहूं किसी से तू साथ चल मेरे। जी हाँ, आज का दौर भी कुछ ऐसा ही है, ऐसी ही परिस्थिति है। ये कोरोना काल इस तरह से हमको तकलीफ दे रहा है। हम चाहकर भी किसी का साथ नहीं दे पा रहे हैं। हम चाहकर भी किसी के साथ बैठ करके उसका माथा सहलाकर हम उससे नहीं कह सकते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कोई आपके पास बैठकर आपकी हथेली अपनी हथेली में ले और उसे सहलाते हुए कहे, अरे क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। परिस्थिति ऐसी है, वक्त ऐसा है, अजीब सी बीमारी है, लेकिन हमें कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी वक्त हो, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल डरना नहीं है, हमें इससे डट कर मुकाबला करना है। आज की बैठक में कुछ इस तरह की ही बातें हम रख रहे हैं। तो पहली चर्चा है ऐसे महामानव के बारे में, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान जो सीखा समझा, और उन्होंने ये कहा कि हर बुराई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षित बनो, पढ़ो पढ़ो। इस बात पर बात कर रहे हैं भाई अतुल मुरलीधर जी। उसके बाद एक नाटक है, बहुत कमाल का नाटक, गगन तमामा बाजो। नाटक लिखा है पीयूष मिश्रा ने और निर्देशित किया है देव फौजदार ने। नाट्य किरण मंच की प्रस्तुति। ये भी संघर्ष के ऊपर है, आज़ादी का संघर्ष। और उसके बाद प्रतिष्ठित व्यंग्यकार समीक्षा तैलंग से आप सुनेंगे व्यंग। उसके बाद चर्चा होगी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के बारे में। वर्षा अय्यर और नूपुर अलंकार इस पर बात कर रही हैं। और अंत में आप देखेंगे एक गाना रवि यादव रवि का, जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें शक्ति देता है, जिसकी हमें इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कला का काम ही यही है कि हर वक्त हर समय हमारे साथ मशाल की तरह रहे, हमें रोशनी देती रहे, हमें शक्ति देती रहे, हमें ताकत देती रहे। तो चलिए इस बैठक का आगाज करते हैं। नमस्कार मित्रों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ उनके अनसुने पहलू के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाबा साहब को बचपन से ही किताबों पढ़ने का काफ़ी शौक रहा। उनके पिता रामजी बाबा जो थे वो रिटायर हो चुके थे और वैसे भी पैसे की काफ़ी मारामारी चल रही थी, लेकिन बच्चों को अपनी शिक्षा के प्रति वो काफ़ी सजग थे। बाबा साहब अपने स्कूल की पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करते करते उनको बाकी की किताबों पढ़ने का काफ़ी शौक रहा और इसीलिए हमेशा वो रामजी बाबा को के पास कुछ किताब लाने की में हमेशा बात करते थे। वहाँ रामजी बाबा उनके पैसे भी लाके उनको किताब लाके देते थे। कई बार यह होता था कि रामजी बाबा के पास पैसा नहीं होता था। उस वक्त ये पूरी जो फैमिली थी वो मुंबई में रहती थी और जब छोटा भीम यानी बाबा साहब जब कुछ किताब की मांग करते थे तो रामजी बाबा अगर पैसे नहीं होते थे तो वही मुंबई में भीमा की बड़ी बहन यानी रामजी बाबा की बड़ी लड़की वहीं पर दी थी उन्होंने, वहीं पर उसका ससुराल था।
तो वो अपनी बेटी के पास चले जाते थे। अगर उसके पास कोई एक आध 1.5 रुपया होता तो ले आते और छोटे भीम को किताब ला के देते थे। कई बार तो ये होता था कि वो बेटी के पास भी पैसे नहीं होते थे। उस वक्त रामजी बाबा, उसका अगर एक आधा कोई गहना हो सोने का छोटा सा, कोई छोटी सी रिंग, नाक की नथनी या फिर कान की बाली, कुछ ऐसा लेते थे और वहीं पर एक व्यापारी के पास उसको गिरवी रखकर उससे पैसे लेते थे और बाल भीम के लिए वो किताब लेके आते थे। और अगले महीने में जब उनकी पेंशन आती थी तो गहना छुड़वा कर अपनी बेटी को जा देते थे। तो बाबा साहब ने बचपन से ये देखा था कि उनके पिता ने कितनी मेहनत की थी केवल उनके किताब पढ़ने के शौक पूरे करने में। और इसलिए बाबा साहब को हर किताब की जो कीमत थी, वो कीमत में जो कवर पर प्रिंटिंग थी, वो कीमत की जो उसके किताब के अंदर जो लिखे हुए शब्द थे, उसके बारे में काफी सजग थे। उसका मूल्य बाबा साहब के प्रति बहुत ज्यादा था और इसीलिए वो डटकर पढ़ाई करते थे। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गए थे तब उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी। लेकिन स्कॉलरशिप जब खत्म हुई थी तो बाबा साहब को भारत लौटना पड़ा। लेकिन उनकी इच्छा थी कि जो उन्होंने वहाँ पर जो लॉ एंड इकोनॉमिक्स में उनको जो प्रबंध सादर करना था तो उनको तो करना ही था, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। इसे बीचों बीच बाबा साहब ने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी स्वीकार कर ली और उन्हें वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में ये जो सब्जेक्ट था उनको सिखाने के लिए कहा गया था। बाबा साहब तो सिडेनहम कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी, उस वक्त का जो वातावरण था वो सारे उच्च जाति के विद्यार्थी थे और विद्यार्थियों को पता था कि बाबा साहब जो थे वो एक पिछड़े जाति के यानी महार कम्युनिटी के थे। तो हमेशा ये होता था कि जिस कम्युनिटी को कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था तो वहाँ का उस कम्युनिटी का आदमी हमें क्या पढ़ाएगा, ये अहंकार था। तो जब बाबा साहब क्लास में आए थे तो एक आध दो ही बच्चे उनका लेक्चर अटेंड करने के लिए रुके थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा साहब ने उसके जो कंसेप्ट्स थे, उसके सारे चीज़ लोगों को, विद्यार्थियों को समझाने की शुरुआत की थी, उस वक्त विद्यार्थियों एक एक करके बढ़ने लगे थे। उनके उस विषय के बारे में गहरी सोच, विषय के बारे में जो साइंटिफिक नॉलेज था, जो लेटेस्ट जानकारी थी और जो विद्यार्थियों को समझने वाली भाषा में उसको बाबा साहब ने प्रस्तुत किया था, इससे विद्यार्थियों में इस विषय के बारे में काफी दिलचस्पी पैदा हुई थी और माहौल ये हो गया था कि जो विद्यार्थी शुरुआत में उनके क्लास में बैठने के राजी नहीं थे, आगे चलकर केवल वो विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सिडेनहम कॉलेज के बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे प्रोफेसर्स उनके इस लेक्चर को पढ़ते थे। बाबा साहब के इस विषय के पांडित्य के बारे में इनकी चर्चा काफी फैलनी शुरू हुई थी और आगे चलकर यह हुआ कि आसपास के कॉलेज के विद्यार्थी भी बाबा साहब से परमिशन लेके उनका लेक्चर अटेंड करते थे। जिस समाज को कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसी समाज का एक विद्वान जब शिक्षा प्राप्त करने हेतु, उस विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु जब पढ़ाई करता है और जब इतर बाकी के बच्चों को जब सिखाता है
तो क्या होता है इसका ये मामला है। ये शिक्षा अगर हो तो पूरी दुनिया आपकी सुनती है, शिक्षा अगर नहीं हो तो शायद कोई भी आपके तरफ देखेगा तो नहीं। धन्यवाद। तो ये थे बाबा साहब से जुड़े हुए किस्से जो हमेशा हमें प्रेरणा देते हैं। और इसके बाद आइए चलते हैं एक बहुत बड़े संघर्ष की तरफ। जी हाँ, ये नाटक है गगन दमामा बाजियो, पीयूष मिश्रा का लिखा हुआ, और निर्देशित किया है इसे देव फौजदार ने। ये नाट्य किरण मंच की प्रस्तुति है। के संग बारिश की छींट के जुलूसों के संग पतझड़ का कारवां निकलता जाए, प्राणों की भीड़ है निकलती जाए। सदियां दर सदियां बढ़ गई रास्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई दरवाजे दस्तक करके। सदियां दर सदियां बढ़ गई रास्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई दरवाजे दस्तक करके। मौसम का रेला आकर हाथ मिलाता जाए, बादल का जत्था आकर देखे और जाता जाए, बादल का जत्था आकर देखे और जाता जाए। वक्त बोले मैं तो चलता छोड़ पीछे लम्हे अपने, वक्त बोले मैं तो चलता छोड़ पीछे लम्हे अपने। ओ तुम्हें जो फुर्सत बैठो, ओ तुम्हें जो फुर्सत बैठो, याद को गले लगाए, याद को गले लगाए। तो सतलुज के दूसरे किनारे से कागजों में कोई गीत सुनाए। रब्बा ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा। आँखों में डोलते पखेरू लेकर बैठी वो तो सकती जाए। रब्बा ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा। ओरे रब्बा मेरा रांझा रुलाया, आए पखेरू देखो रांझा रुलाया। ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा। एक राजे में तो बैठी हाथ में कलेजा दाबी, आए अब तो आजा पापी, हाय अब रहा न जाए। क्या कहूँ किसी से मैं तो क्या कहूँ कहा न जाए, आजा अब तो आजा हसरत और कुछ सहा न जाए। ऐसा ना हो कहीं कि मुझको तुझसे ज्यादा तेरा इंतजार भाए। रब्बा ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा, ओरे रब्बा। एक शेर मुझे भी याद आता है जनाब, सुनाओ। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा कि अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा कि अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपना
रोशनी होगी और अपना आसमां होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। अबे चोरी चोरा के सिपाहियों कमांडर्स को याद है? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए। 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को भूल गया ये? उन 1500 लोगों तू इसलिए याद रखेगा कि उसमें तेरा बाप, तेरा भाई, तेरे प्राण नहीं थे। This is too much भगवती भाई। This is too much। बात करवा लो इनसे। लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं मिस्टर गांधी। इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है आपने? पगड़ी संभाल जट्टा पूरी चली जाए। पगड़ी की गांठ पे कोई हाथ ना लगाए। पगड़ी संभाल जट्टा होए। मोड़ दे हवा के रुख को जो वो आए आए रे। रोक दे उमड़ती रुत को हाथ जो दिखाए। सरगटी उम्मीदों के पल याद में सजाए। खून से सनी मिट्टी को भूल तो न जाए। पगड़ी संभाल जट्टा होए। हंसनाते भगड़ा जट्टा आई बैसाखी। हंसनाते भगड़ा जट्टा आई बैसाखी। बैलों के चरख चुकी आवाज बोल दे। बैलों के चरख चुकी आवाज बोल दे। गला मार के बोले सो बिहार बोल दे। बोले सो बिहार। जी नाम क्या है इनका? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या हमारे दिल में है। क्या हमारे दिल में है। 9 अगस्त 1925। आज भी मुझे याद है, शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर ट्रेन चली। उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार थे एचआरए के सदस्य, जिनको इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। एक फांसी का ये फंदा खौफ से है कांपता। उफ के जल्लादों की हालत भी बड़ी मुश्किल है। नर्म स्याही से लिखे शेरों की बातें चुक गई। एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बाजुए का दिल में है। बाजुए का दिल में है। मैं तो खामोश हो जाऊंगा, लेकिन तेरी आंखों की लाली पे बदलाव देख रहा हूं मैं भगत। तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू उस पीढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी, पंडित जी। आज तो हो जाए
आज तो हो जाए जो होता आया है और होता जाएगा, उसको रोकेगा कौन? भला तुम बोलो, अरे हाँ बोलो। उसे तो होना है, उसे तो होना है और हुआ करेगा, होने में उसकी होनी है, नहीं हुआ तो किधर मरेगा? बोलो, अरे हाँ बोलो। लेकिन हुआ करे तो होने दो, उसको ना रोको, वो तो होकर ही कुछ कर दिखलाएगा। अरे हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो। आज जो होता है, आज जो होता है सो होने दो, अब देखें कितना हो सकता है, यही नाप ले फितरत अपनी। बोलो, अरे हाँ बोलो। आज जो हो जाए, आज तो हो जाए, आज तो हो जाए। मैं हार नहीं मानूंगी। अगर ना आना उसका धर्म है, तो उसके आने की बाट जोड़ना मेरा धर्म। मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी और वो मेरे धर्म को चोट ना पहुंचाए। बाकी आप फिक्र मत किया कीजिए। अच्छा खाना और अच्छा पहनना, अब यही मेरा धर्म है, क्योंकि फीके रंग पहनकर कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। रंग इश्क के कितने होते हैं, ये न जाने पीर फकीर। रंग इश्क के कितने होते हैं, ये न जाने पीर फकीर। ये तो जाने रांझा है कि हाँ, या की जाने उसकी। रांझे ने मेरे वादा किया हो, रांझे ने मेरे वादा किया हो। मदहोश गुलाबी में जरा थोड़ा डाल बसंती नील, फिर पहन के उसको गोरिये थोड़ा बैठ नदी के तीर। बदली को जरा धूप की बाती देगी चीर, तेरे कांधे का तस्वर लेके आऊंगा। मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये, मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये, मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर। ये मुंह का डाला भी नहीं रुकेगी पंडित जी। कौन है हम और हैं आए कहाँ से, क्या है हमारा ठिकाना? हंस देते हैं हम जो पूछे हमसे, बातें यही ये जमाना।
ही देना है। इलाही ये तो अटकी नाव है, खेना ही खेना है। इलाही ये तो अटकी सांस है जो दर्द देती है। इलाही खींच कर इसको कभी तो फेंक देना है। इलाही आज ये है हौसला नन्हे से चूजों का, कभी तो ये हर एक चूजा उबलता नौजवान होगा। वतन की आबरू का पास देके कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। वतन की आबरू का पास देके कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। 23 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोला है मारी, ओरे मेरा रंग बसंती मेरे चोले में तेरे माथे का पसीना है, और थोड़ी सी तेरे आंचल की बूंदें हैं, और थोड़ी सी है तेरे कांपते बूढ़े हाथों की गर्मी, और थोड़ा सा है तेरी आँखों की सुर्खी का शोला। इस शोले को जो देखा तो आज ये लाल तेरा बोला। इस शोले को जो देखा तो आज ये लाल तेरा बोला। ओ भाई रे मेरा रंग बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला है मारी, ओरे मेरा रंग बसंती चोला। मेरा क्या यही था वो आजाद भारत जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था? को कभी हाथों से सींचा था।
ये था नाटक गगन तमामा बाजो। आनंद आ गया ना? जोश भर दिया इसने आप में। यस, ये जोश बरकरार रखिए, लड़ाई की, विरोध की, और देखिए आप जीतेंगे, निश्चित रूप से आप जीतेंगे। चौपाल में हमने कोशिश की है कि सभी तरह की विधाओं को हम शामिल करें, तो एक है व्यंग्य विधा। तो इस बार हम व्यंग्य विधा में शामिल कर रहे हैं बहुत ही प्रतिष्ठित व्यंग्यकार समीक्षा तैलंग को। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की रचना उनसे। मैं समीक्षा तेलंग आप लोगों के सामने एक व्यंग रख रही हूँ जिसका शीर्षक है 24/7 11 चक्कर का फेर। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन चाचा जी अब अपनी दीवारों से ऊब चुके हैं। वे कहते हैं मेरा बुढ़ापा और इन दीवारों का असंवेदनशील होना बराबरी से बढ़ता जा रहा है। हाँ, कभी कभी ये दीवारें थोड़ी सी संवेदनशील होती हैं। इसका पता मुझे तब चलता है जब मैं घर से बाहर जाता हूँ। बाजू वाले घर की महिला उसके बाजू वाले घर की महिला से कानाफूसी कर रही होती है कि बूढ़ा पागल गया है। बुढ़िया तो है ही नहीं, दीवारों से बातें करता रहता है। अब बताओ, दीवारें भी कभी कोई जवाब देती हैं? ये सुनने के बाद चाचा जी इसलिए खुश हो जाते हैं कि उनकी दीवारों के कान भी उनके कानों जितनी ही तेज आवाज़ सुन सकते हैं। जब दीवारें बातें सुनना बंद कर देती हैं, तब सीधा शांति के घर का रुख कर लेते हैं। वहाँ उनका चित्त शांति से लगा रहता है। चाचा जी, क्यों भाई शांति? आज बड़ी शांति है घर में। IPML नहीं देख रही? हाँ, वही चल रहा है, शांति कहती है। अरे हम तो संगीत बारो कह रहे, अच्छा लगा सुनने में। संगीत नहीं चाचा जी, मेलोड्रामा कहिए। संगीत के नाम पे रोहन गीत गाते। हमारे बचपन में जब कोई भगवान को प्यारा हो जाता तो दूरदर्शन पूरे 7 दिन तोड़ी राग सुनाता था। बच्चे मायूस राग सुनने के लिए थोड़ी होते हैं। अरे भाई, देश सुनाओ, राग दरबारी और मेघ मल्हार हैं, अंदर से खुशियाँ भरते हैं ये सब। लेकिन TRP बस सबको रुलाए जा रही है आजकल। पहले शोक में बजता था, अब शौक से। ठीक है, वैसे जे क्रिकेट में भी बई करत। हमें तो बई खेल अच्छो लगत जौन में अपने देश के खिलाड़ी दूसरे देश से देश के लाने खेलत। अब जे का पार्टी बदल ले पैसे के लाने, जो ये काम नेतन लोग कर। शांति कहती है हम तो बस एक ही मैच देखते जब भारत और पाकिस्तान का होता, उसमें लगता कि अपने देश की खातिर खेल रहे हैं, बाकी तो सब माया है। चाचा जी टीवी देखते देखते सत्यानाश हो बिन को। शांति हड़बड़ा कर बोली, क्या हुआ चाचा जी? तुम्हें पता, हमारे दादाजी ने पूरी जमीन लुटा दी जुआ खेल खेल के। पीने से भी ज़्यादा बुरी लत है समझो। हमारे बाबूजी के लाने कच्छू बचो नहीं। वे पूरी जिंदगी कड़के में रहे। थोड़ो से हमने कमाओ, लेकिन एक बार हमने भी लालच में बहुत बड़ो हिस्सों जिंदगी का जुआ में लगा दो। शांति, आप और जुआ कुछ भी। हमारे चाची को कैंसर था। डॉक्टर कहे हमसे कि पूरा पैर सड़ गया है, इसे काट देंगे तो शरीर में जहर नहीं फैलेगा। हमने लालच में हाँ कर दी। ऑपरेशन थिएटर से निकली जब तक हम जुआ हार चुके थे। चाचा जी, हम अपनों के लिए ही तो सारे प्रयास करते हैं, इसमें आपकी क्या गलती? अब एक बात बताओ, सोडा के विज्ञापन में सोडा का प्रचार थोड़ी ही होता। इलायची के विज्ञापन में भी इलायची का कहाँ होता। इतने बड़े एक्टर इतनी सी इलायची की इतनी बड़ी फीस लेंगे? सोचो जरा। डॉलर बनियान में डॉलर नहीं होतना, वैसे ही समझो। सरकारी योजना को कोई भी नाम देने दो, काम तो कमाने का ही होता है।
पीने वाले, गुटखा चबावे वाले भी समझदार हो अपने मामलन में। अब खूब बता देत कि जाको पीने खाने से तुम्हारा शरीर गलजे है, पर कौन सुनत। सच में बे लोग सुनने लगे तो इनको तो धंधा होगा चौपट राम। इसीलिए कछु चीजें केवल बतावे के लाने बताई जावे, खाना पूर्ति करवे। सही कह रहे हैं आप, सच बाद में ही पता चलता है। आंदोलन का सच भी बाद में ही पता चला। चाचा जी बोलते हैं, अब ये विज्ञापन में जुआ को नाम कुछ भी रख दो, लेकिन असलियत थोड़ी बदल जाएगी। इस 11 के चक्कर में 30 लाख लोग लगे पड़े हैं। ये भी कोई जुआ है? और क्या, जैसे 3 पत्ती रमे वैसे ही ये भी। अब कहने को तो हमारे ते कब से जुआ बंद है, लेकिन ये ऑनलाइन गेमिंग वाला जुआ तो चल रहा है। बाकायदा विज्ञापन दे रहे खेल के बीच में। लेकिन गड़बड़ तो यही है कि आखिर में चांद लाइन का डिस्क्लेमर नहीं पढ़त लोग बाग। वित्त घाटा खुद ही वहन करना होगा। मतलब गेमिंग की आड़ में जुआ, बीमारी की आड़ में कालाबाजारी, बेरोजगारी की आड़ में धोखेबाजी। चाहिए जितना फूल फल रहो आजकल। चाचा जी आपने अच्छा बताया, 11 अंक हमारे यहाँ बड़ा शुभ माना जाता है। लोग उसमें कितने ही शून्य जोड़कर प्रसाद चढ़ाते। शगुन को भी इसी फिरकी में जोड़ लो। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते उनका भी लकी नंबर 11 साबित होता है। टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी से अपना लकी नंबर अखबार में ढूंढते हैं। 11 सर्कल की लीला भी टूरिस्ट प्लेस जैसी है, जहाँ टिकट खरीदने के बाद पता चलता है कि ये झंडू के फूलों का पार्क है। हम हजारों खर्च करके बड़े झंडू वाले फूल बन जाते हैं। इससे तो 7 फेरे का 24 घंटे वाला चक्कर सही है। लेन देन आपस में ही रहता है, बाहरी बोले तो कबाब में हड्डी। और फिर वो दोनों अपनी बातों पर हंसने लगे। जाते जाते चाचा जी शांति से कह जाते हैं, आज बहुत दिनों बाद शांति की नींद आएगी। आज हंस बोल जो लिया। धन्यवाद। तो ये थी समीक्षा तेलंग की रचना। उसके बाद हम चलते हैं कुछ हेल्थ की तरफ, यानी कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और आजकल स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत। इसमें वर्षा अय्यर जी बातचीत कर रही हैं अभिनेत्री नूपुर अलंकार के साथ। नूपुर जी योगा की जानकार हैं, इसके साथ ही वो सोशल वर्कर हैं। और वर्षा जी जहाँ योगा एक्सपर्ट हैं, वहीं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, इन सारी चीज़ों की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी है। तो हमें प्राकृतिक रूप से जितनी जानकारी मिल सके, जितना हम लाभ ले सकें, उतना ही बढ़िया है। नमस्कार। ये नूपुर जी हैं, एक्ट्रेस है और थेरेपिस्ट है। आज हमारे साथ है संस्कार भारती चित्रपट आयाम सिने चौपाल के मंच पर। इन्होंने बड़ा ही योगदान दिया है। काफ़ी कुछ करती हैं बहुत सारे लोगों के लिए। सोशल वर्कर हैं और सिंटा में कमेटी में हैं और वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने बहुत हेल्प की है। तो इसीलिए हमने इन्हें आज हमारे सिने चौपाल चित्रपट आयाम में इन्हें हमने गेस्ट के तौर पे बुलाया है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे सिने चौपाल में चित्रपट आयाम में आप आई हैं। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आज ये जो पेंडेमिक है ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन इसमें से हम कलाकार जो है कैसे आसानी से निकल सकते हैं या कैसे हम इससे बच सकते हैं, क्या आप हमें बताएंगे? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि ये किसने कहा कि ये पेंडेमिक नेगेटिव है?
हम एक्टर्स सदा से ये चाहते आए हैं कि हमें अपना खुद का ख्याल रखने के लिए समय मिले। ये तो ऐसी परिस्थिति बनाई है ऊपर वाले ने कि अपना अपना ख्याल रखो, तो नेगेटिव कहाँ से हुआ? हम सबको अपनी अपनी बागडोर संभालनी है, अपना ख्याल रखना है, अपने लिए प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स करनी है, अपने लिए एक्सरसाइज करनी है, अपने लिए अच्छा खाना पीना है, बाहर का कचरा नहीं खाना है और काम भी करना है, वो भी घर बैठे। आने जाने का खर्चा भी बच रहा है, तो नेगेटिव कहाँ से हुआ? ये तो पॉजिटिव हुआ ना। आप बिल्कुल सही कह रही है मैम। मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे, अगर आप कुछ हमारे कलाकारों के लिए या हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसी टेक्निक बता पाए जिससे उनकी सेहत अच्छी बनी रहे, तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, हम एक्टर्स हमेशा जब भी शूटिंग करते हैं तो हम पर एक टेलीकास्ट का प्रेशर होता है कि कल का टेलीकास्ट है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी शूटिंग करनी पड़ेगी। तो किसी भी तबीयत ख़राब होने से हमारा काम कभी रुकता नहीं। ये हम एक्टर्स की खासियत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि बस वैसे ही हमें कंटिन्यू करना है। बस ये है कि इस पेंडेमिक के चलते हमें अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो देखिए गवर्नमेंट ने बना दी हैं, हर जगह नॉर्म्स प्रोड्यूसर्स के भी फिक्स हैं, आपके टेस्ट बड़े आसानी से हो जाते हैं। आपको सिर्फ अपने खान पान का ध्यान रखना है और ब्रीदिंग टेक्निक्स पे फोकस करना है। देखिए, इस पेंडेमिक के चलते सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में। सांस लेते हैं हम अपने फेफड़ों से, और बेहतर है कि हम अपने फेफड़ों की हेल्थ का ख्याल रखें। तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आप जब सुबह उठते हैं सिर्फ 5 से 10 मिनट अपने फेफड़ों को दे दीजिए। जैसे हम अपने दांतों को 5 मिनट देते हैं ब्रश करने के लिए, अपने शरीर को देते हैं 10-15 मिनट नहाने के लिए, बस उसी तरह अपने अंदर के ऑर्गन्स को भी समय दीजिए। पहले अपने माइंड को समय दीजिए, 5 मिनट के लिए अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए, प्राणायाम या ध्यान जो भी आप करना चाहते हैं, और प्राणायाम करके अपने फेफड़ों पर ध्यान दीजिए, उसे थोड़ा समय दीजिए। उसके बाद घर से निकलिए जैसे तैनात होकर निकलती है सेना कि अब आ जाए कोई भी वायरस, हम तो लड़ लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आती है बात शूटिंग पर काम करने की। हम सब ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां हम एसी में काम करते हैं और लाइट्स की गर्मी में काम शुरू करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक के चलते एसी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब हमें डील करना होता है गर्मी लगने से, पसीना आता है तो उसको हम मेकअप से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो गर्मी महसूस होती है उसका एक तरीका है सिंपल। आप सादा पानी और ठंडा पानी मत पीजिए, गर्म पानी पीते रहिए। आप गर्म पानी पीते रहेंगे, अपने आप को गर्मी महसूस होनी बंद हो जाएगी और आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसी की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें गर्मी महसूस होती है। जब हमें गर्मी महसूस ही नहीं हो रही तो एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम शूटिंग में काम करते समय और क्या क्या ख्याल रखें। खान पान के बारे में तो हम सब जानते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, जितना हो सके पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, गाढ़ा पीजिए, ये सब तो हम शूटिंग पर कर ही रहे हैं। अब बात आती है आप खाएँ क्या। तो मैं इसे कहती हूँ गॉड मेड फूड खाइए, भगवान का बनाया हुआ खाना। जल्दी है, शॉट लगा हुआ है, इसलिए ब्रेड, वड़ा पाव, कोई भी पैकेट वाला फूड मत खाइए। सलाद खाइए, फ्रूट खाइए, रोटी सब्ज़ी खाइए और खाइए चटनी। ये चटनी मैंने क्यों कहा, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आपसे शेयर करूँगी कि जो हरे पत्ते होते हैं, हम अगर आपको ऐसा कहें कि कच्चे पत्ते खा लीजिए तो ये सबके लिए संभव नहीं है। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग बहुत अच्छा तरीका बना के गए हैं चटनी बनाने का। आप सारे कच्चे पत्ते तोड़िए, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, पुदीना डालिए, अदरक, नींबू, लहसुन पीसिए और चटनी बनाइए। इस चटनी के साथ भी अगर आप सिर्फ सुबह शाम खाना खा रहे हैं तो जितने भी हरे पत्ते होते हैं इनमें एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक क्वालिटीज़ होती हैं। अपने आप एक तरह से दवाई खा रहे हैं। आपके नॉर्मल खाने में, सामान्य भोजन जो आप कर रहे हैं उसमें आप एक तरह से दवा का समावेश कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नींद अति आवश्यक।
शूटिंग के दौरान एक्टर्स को आदत हो जाती है बहुत कम सोने की, लेकिन इस पेंडेमिक के दौरान सिर्फ एक चेतावनी है जो मैं आपको देना चाहूँगी। यदि आप नींद कम लेंगे, आपके शरीर की रोग निरोधक शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा। इसलिए कितनी भी आवश्यकता हो, ज़रूरत से अधिक काम करके ज़रूरत से अधिक जागे नहीं, नींद पूरी लीजिए। हम सब अपने अपने शरीर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, चौकन्ने रह के जान सकते हैं कि हमारे शरीर को कितनी देर की नींद के बाद आराम मिलता है। कोई 4 घंटे सो के भी फ्रेश फील करता है, जैसे मैं 8 घंटे ना सोऊं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। और अगर किसी वजह से आपकी नींद कम हुई है तो आप 2 बातों का ख्याल रखें। एक, कि आपके शरीर की रोग निरोधक शक्ति इस समय कमज़ोर है, तो आपको उसको पावरफुल बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो विटामिन सी और पोटेशियम, नींबू पानी और नारियल पानी रामबाण है। इन दोनों चीज़ों को आप अपने सामान्य भोजन में शामिल कर लीजिए, समावेश कर लीजिए। दिन में कम से कम 1 बार नारियल पानी और 2 बार नींबू पानी का सेवन यदि आप कर रहे हैं तो आपके शरीर की रोग निरोधक शक्ति जो कि कमज़ोर पड़ रही होती है नींद की कमी की वजह से, वो तुरंत बूस्ट हो जाती है और वो आपके शरीर तक आने वाले किसी भी वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहती है। मैडम थैंक यू। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैडम डाइटिशियन भी है और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये सब बताया है हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, संस्कार भारती चित्रपट आयाम सिने चौपाल की तरफ से। और धन्यवाद, बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमें अपना समय दिया और इसके लिए मैं सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके ये अवसर दिया कि मैं आप सबको संबोधित कर सकूँ और अपनी एक्सपर्टीज़, अपना तजुर्बा आप लोगों से शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थी वर्षा जी की बातचीत नूपुर अलंकार के साथ। निश्चित रूप से आप इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। अब हम चलते हैं बैठक के अंतिम पड़ाव की तरफ और अंत में हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं गीत, जिसे लिखा है, निर्देशित किया है रवि यादव रवि ने। एक बेहतरीन गीत जो आपको बहुत प्रोत्साहित करता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए जोश और जज्बा देता है। तो ये गीत सुनिए, इसका आनंद लीजिए। जंग है कोरोना से जंग है। हाँ जंग है कोरोना से जंग है। संग है भारत सारा संग है। मत घबराओ याद रखो बस बात हमारी इतनी सी। मत घबराओ याद रखो बस बात हमारी इतनी सी। सुबह यकीनन आती है रात हो काली जितनी भी। जंग है हाँ संग है भारत सारा संग है। भारत के हर वासी को इस घड़ी में सैनिक बनना होगा। अपनी चौखट सरहद करके उसके अंदर लड़ना होगा। बार बार हाथों को धोना, आंख नाक मुंह को ना छूना, बड़े निकलना भी बाहर तो मास्क लगा के निकलना होगा। जंग है हाँ संग है भारत
भारत सारा संग है। जिससे मिलना बीच में अपने 1 मीटर की दूरी रखना, नहीं मिलाना हाथ भूल कर, हाथ जोड़ कर सबसे मिलना। ये जंग है, हाँ जंग है, ये जंग है, जंग है, जंग है, कोरोना से जंग है। अभिनंदन उन वीरों को जो फर्ज निभाने निकले हैं, फर्ज निभाने निकले हैं, फर्ज निभाने निकले हैं। जान का जोखिम लेकर हिंदुस्तान बचाने निकले हैं, हिंदुस्तान बचाने निकले हैं। हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान मेरी शान, हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान मेरी शान। जय हिंद, 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 जय हिंद। देख के जज्बा इन वीरों का खुद को रोना दंग है। जंग है, जंग है, जंग है, जंग है, जंग है, जंग है, जंग है। हाँ संग है, संग है, संग है, संग है, भारत सारा संग है। जंग है, जंग है, जंग है, कोरोना से जंग है। संग है, संग है, संग है, भारत सारा संग है। यह प्रस्तुति थी संस्कार भारती कोंकण प्रांत चित्रपटायाम और नाट्य किरण मंच की। इस प्रस्तुति में जिन्होंने सहयोग दिया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अजय डेविड, अतुल मुरलीधर, रवि यादव रवि, समीक्षा तैलंग, नूपुर अलंकार, जगदीश निषाद, सजलदीप खरे और स्वाति इंदुलकर। आप सबके सहयोग के बिना इस प्रस्तुति को ऐसे मुश्किल दौर में सब तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले महीने की 29 तारीख को इसी समय फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय, नई चर्चा, नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। शोनी मजर